हेलो दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सीटेट का एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है, तो आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। सीटेट की तैयारी के दौरान हमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शब्द मिलते हैं जिसे समझना थोड़ा भारी होता है। तो आज हम लोग उसी महत्वपूर्ण शब्द के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ लिखा हुआ है चंपारण लर्निंग क्लासेस। प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप इसे लाइक कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं जो लोग सीटेट की तैयारी करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्द जिनको जानना ज़रूरी होता है ताकि सीटेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो आए उसको आसानी से समझा जा सके और क्वेश्चन का आंसर दिया जा सके। पहला है एस्कीमा। एस्कीमा इसमें तो सबसे पहले याद रखना है कि जीन पियाजे के सिद्धांत से संबंधित है एस्कीमा। जीन पियाजे के अनुसार अपने दिमाग में स्टोर पूर्व ज्ञान के आधार पर किसी समस्या का समाधान किया जाता है एस्कीमा के द्वारा। यानी कि बच्चा जब जन्म लेता है तो वह जन्म के साथ ही कुछ एस्कीमा को लेकर आता है, जैसे रोना, हंसना, हाथ पैर हिलाना। ये सब बच्चे को सिखाया नहीं जाता है, वो जन्म के साथ ही इसको लेकर आता है। तो इस तरह से एस्कीमा को दो भागों में बांट सकते हैं, सरल एस्कीमा और दूसरा है जटिल एस्कीमा। सरल एस्कीमा में हम कह सकते हैं बच्चा जब किसी खिलौना से खेलता है उसके बारे में सोचता है तो वह सरल एस्कीमा है। लेकिन वही बच्चा जब अंतरिक्ष का अध्ययन करता है और उसके बारे में कल्पना करता है तो वह जटिल एस्कीमा के अंतर्गत आ जाता है। दूसरा है एस्कीम्स। एस्कीम्स देखने में तो सेम ही लगता है एस्कीमा जैसा, लेकिन एस्कीम्स थोड़ा अलग है। बच्चों को स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की अनुमति देना एस्कीम्स कहलाता है। दूसरा है बच्चों को जिस विषय में अधिक रुचि है उसे वह अधिक समय तक पढ़ सकता है। इसके बाद है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण मतलब केंद्र से बाहर की ओर फैला हुआ। जैसे सूर्य की रोशनी सूर्य से चारों तरफ फैल रही है, वैसे ही विकेंद्रीकरण का अर्थ लिया जाता है फैला हुआ केंद्र से बाहर की ओर। इसके बाद है समावेशन। इसमें हम लोग देखेंगे अंतः क्रिया करना, दूसरों के साथ सहजता से घुल मिल जाना, जाति, धर्म, समुदाय, संस्कृति सभी को महत्व देना। यानी समावेशन वह प्रक्रिया है जिसके तहत कोई व्यक्ति अगर किसी समाज में जाकर रहता है, एग्जाम्पल के तौर पर, तो वह वहाँ के लोगों से अंतःक्रिया करेगा, उनके साथ सहजता से घुल मिल जाने का प्रयास करेगा, धीरे धीरे उनके जाति, धर्म, समुदाय, संस्कृति को भी महत्व देगा। इस तरह से वह उस समाज के लिए समावेशित हो जाएगा। इसके बाद है अनुकूलन, जो कि समावेशन के बाद ही शुरू होता है। अनुकूलन क्या है तो किसी विशेष वातावरण में सुगमता पूर्वक जीवन व्यतीत करने एवं वंश वृद्धि के लिए जीवों के शरीर में रचनात्मक एवं क्रियात्मक स्थायी परिवर्तन। समावेशन में हम लोग देखे थे कि व्यक्ति घुल मिल जाता है और जीवन व्यतीत करने लगता है, लेकिन अनुकूलन में इतना जुड़ गया है वंश वृद्धि के लिए जीवों के शरीर में रचनात्मक एवं क्रियात्मक स्थायी परिवर्तन होता है। यानी कि व्यक्ति जब किसी खास समाज में या किसी खास मौसम के प्रति अनुकूलित हो जाता है तो वह उस मौसम में अपने वंश वृद्धि की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाता है। इसके बाद है आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण जिसको इंग्लिश में एसिमिलेशन कहते हैं। आत्मसातीकरण वह क्रिया है जिसमें बच्चा जब कुछ नहीं जानता है तो उसको बताया जाता है, दिखाया जाता है कि देखो ये 4 पैर वाला जानवर है, इसको कुत्ता कहते हैं। तो उस बच्चे के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि जिस जानवर के 4 पैर होते हैं उसको कुत्ता समझा जाएगा।
यह 0 से 2 वर्ष की अवस्था में होता है। बच्चा इसमें कुत्ता, बिल्ली, गाय इत्यादि में अंतर नहीं कर पाता है। तो यही आत्मसातीकरण है। इसके बाद है समायोजन। आत्मसातीकरण के बाद बच्चा जब अगर किसी बिल्ली को देखता है तो वो तो समझेगा कि इसके 4 पैर है, तो यह कुत्ता है लेकिन छोटा कुत्ता है। तो फिर उसको समझाया जाता है नहीं, ये कुत्ता नहीं बिल्ली है, यह म्याऊ म्याऊ करती है। तो उसके जो पूर्व धारणा है उसमें असंतुलन हो जाता है और धीरे धीरे बच्चा के दिमाग में समायोजन की क्रिया होती है और वो फिर इस बात को एक्सेप्ट करता है कि 4 पैर वाला कुत्ता भी हो सकता है और बिल्ली भी हो सकती है। तो यही था समायोजन। इसके बाद है उद्दीपक। उद्दीपक शब्द दीपक से बना है। जैसे दीपक के बाती को बढ़ाकर अधिक रोशनी प्राप्त किया जाता है, उसी प्रकार विद्यार्थियों को प्रेरित कर उसे अच्छा बनाया जाता है। इसके बाद है संज्ञान या संज्ञानात्मक। पूर्व ज्ञान से जोड़कर हम किसी विषय वस्तु को जानते हैं या समझते हैं तो उसे संज्ञान कहते हैं। जैसे पुलिस अपराधियों से संज्ञान लेता है, यानी कि अपराधी के द्वारा घटित घटना के बारे में पूछताछ करता है और उसके बारे में जानकारी रखता है। तो यही है संज्ञान या संज्ञानात्मक। इसके बाद है संवेग या संवेगात्मक। तो संवेग व्यक्ति की वह दशा है संवेग व्यक्ति की वह दशा है जिसमें उसकी शारीरिक स्थिति बदल जाती है, जैसे सुख, दुख, डर इत्यादि। व्यक्ति जब सुखी रहता है तो उसके शरीर का हाव भाव, उसके चेहरे का एक्सप्रेशन कुछ अलग होता है। वहीं व्यक्ति जब दुखी होता है तो उसके चेहरे का एक्सप्रेशन कुछ अलग होता है। डरा हुआ व्यक्ति कुछ अलग ही स्वभाव के दिखाई देता है। अगर कोई निडर व्यक्ति है तो उसका चेहरे का एक्सप्रेशन कुछ अलग होता है। तो यही था संवेग या संवेगात्मक। इसके बाद है विश्लेषण, जिसको इंग्लिश में एनालिसिस कहते हैं। इसमें हम किसी विषय वस्तु को खंड करके समझने का प्रयास करते हैं, यानी कि विश्लेषण विधि में किसी समस्या हो या कोई भी प्रॉब्लम हो उसको खंड में तोड़ तोड़ के उसका अध्ययन करते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है प्रकाश। तो इसमें विश्लेषण विधि के द्वारा इसको अलग अलग खंड करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। पी यहाँ कॉन्सोनेंट है, ए यहाँ भवेल है, ऐसे ही। इसके बाद है संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि विश्लेषण विधि का सीधा अपोजिट है। संश्लेषण विधि में खंड जो किया हुआ रहता है उसको एक जगह जोड़कर समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ सभी लेटर को एक साथ जोड़ दिया गया है और इसका अर्थ समझा गया है। इसके बाद है लिंग तथा जेंडर। लिंग प्रकृति प्रदत्त है, ये चेंज नहीं हो सकता है। लिंग जो है वह भगवान के द्वारा दिया गया है। जैसे लड़का है तो वो लड़का ही रहेगा, लड़की है तो लड़की ही रहेगी। लेकिन जेंडर की अगर हम बात करें तो यह समाज के द्वारा बनाया गया है। जेंडर समाज की देन है। जैसे कॉन्सेप्ट बन चुका है हम लोगों का कि महिला है तो वो खाना बनाएगी, ये पुरुष है तो वो बाहर का काम करेगा, पैसा कमा कर लाएगा। ये समाज द्वारा थोपा जाता है। ये भगवान द्वारा डिवाइड नहीं किया होगा कि महिला खाना बनाएगी, औरत खाना नहीं बनाएगा। ये तो हमारे समाज की देन है। तो इससे एक क्वेश्चन सीटेट में ज़रूर पूछा जाता है लिंग तथा जेंडर के आधार पे। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है चंपारण लर्निंग क्लासेस। कृपया आप लोग इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं और सीटेट की तैयारी करने वाले दोस्तों को आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।